हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, अपना लॉ को हमको अब ये कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना था वो क्या था हमारा, सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर। मतलब ऐसा इंसान जो बेचेगा पर वो ओनर नहीं है, वो मालिक नहीं है, बस वो बेचने का काम करेगा, यानी कि जो एजेंट वगैरह होते हैं ना तुम्हारे, उसका काम करेगा। नेमो डैट क्वी हैबिट, बोलो नेमो डैट क्वी हैबिट। इसका मतलब क्या होता है? means that no one can give what he himself does not have। सिंपल सी बात है, वो इंसान जिसके पास वो चीज खुद नहीं है, वो किसी और को कैसे दे सकता है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिस गुड के आप मालिक नहीं हो, आप किसी और को उस गुड का टाइटल कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? जब आप खुद ही उस गुड के मालिक नहीं हो तो आप किसी और को अपने से बेटर टाइटल नहीं दे सकते। इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब ये है कि ओनर ऑफ द गुड जो है, उसके पास जो टाइटल है उस गुड्स का, उससे बेटर टाइटल वो किसी को पास नहीं कर सकता। और यही इसका मतलब होता है नेमो डैट क्वी हैबिट का। ठीक है, मतलब नो वन कैन गिव बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैव, मतलब उसके पास जो खुद टाइटल है उससे बेटर टाइटल वो बायर को नहीं दे सकता। तो इसी के बारे में हमको कुछ प्रोविजंस पढ़ने हैं और ये चीजें पढ़नी है कि जिसके पास ओनरशिप नहीं हो वो किस सिचुएशन में गुड्स को पूरे पूरे राइट के साथ पूरा लीगल तरीके से ट्रांसफर कर सकता है। तो ये चीज अभी हमको पढ़नी है। चलो एक एक करके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इट मीन्स अ नॉन ओनर कैन नॉट मेक वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। मतलब वो इंसान जो, वह व्यक्ति जो ओनर नहीं है, जो ओनर नहीं है, वो किसी भी गुड का एक वैलिड ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद के पास राइट नहीं है भैया, उसके खुद के पास राइट नहीं, तो वो कैसे ट्रांसफर कर सकता है? ठीक है, इफ द टाइटल ऑफ द सेलर इज डिफेक्टिव द बायर्स टाइटल विल आल्सो बी सब्जेक्ट टू द सेम डिफेक्ट। अगर भाई जो सेलर है उसका टाइटल डिफेक्टिव है, मतलब चोरी का गुड्स है, ठीक है, उसका टाइटल ही डिफेक्टिव है, तो जो जिसको बेचेगा उसका भी टाइटल डिफेक्टिव हो जाएगा। मतलब जो बायर है उससे गुड्स वापस लिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका भी टाइटल डिफेक्ट हो गया सेलर के डिफेक्टिवनेस के कारण। मतलब अगर एक चोर चोरी करके मोबाइल किसी थर्ड पार्टी को बेचता है तो थर्ड पार्टी जो है उससे फोन वापस ले लिया जाएगा बाय द ओरिजिनल ओनर। मतलब जो फोन का ओरिजिनल मालिक था वो उससे फोन वापस ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसका टाइटल भी डिफेक्टिव हो गया इस चोर के डिफेक्टिव टाइटल के कारण। ठीक है, if the seller has no title, the buyer does not acquire any title, although he might have acted honestly and might have acquired the goods after due payment। सिंपल सी बात है, अगर सेलर के पास टाइटल नहीं है तो बायर भले पेमेंट कर दिया हो, भले गुड फेथ में उसको ये बात पता भी ना हो कि भाई सेलर, जो सेलर है उसके पास टाइटल नहीं है, देन ऑल्सो बायर जो है उसके पास कोई राइट नहीं रहेगा, बायर का टाइटल भी डिफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो भाई बोलोगे यार भैया ये तो बहुत गलत चीज है, ये तो बहुत, अगर मैं ऑनेस्टी के साथ किसी इंसान से, किसी बंदे से बोल रहा है भाई मैं तेरे को सेकंड हैंड फोन दूंगा, आईफोन में खरीद लिया, और अगर वो आईफोन चोरी को हुआ तो मैं तो फंस जाऊंगा, क्योंकि मैं तो उस चोर को पेमेंट कर दिया हूं, मैं तो उस चोर को पेमेंट कर दिया हूं, तो क्या करूं? तो बेटा आगे पढ़ लो प्रोविजन, और तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें होंगी। दिस रूल इज टू प्रोटेक्ट द रियल ओनर ऑफ द गुड्स। Though this doctrine seeks to protect the interest of the real owner, but in the interest of the trade and the commerce, there must be some safeguard available to a person who acquires such goods in a good faith for value। तो सिंपल सी बात है, ये ये प्रोविजन क्यों बनाया गया? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस लगाओ। क्या ये प्रोविजन को पढ़ के तुमको क्या समझ में आ रहा है? भैया ओरिजिनल ओनर को बचाया जा रहा है। यस, जो ओरिजिनल ओनर है उसको बचाया जा रहा है इस प्रोविजन को बना के। लेकिन अब इसके कारण क्या हो रहा है, जो बायर गुड फेथ में खरीद रहा था, जो बायर को पता ही नहीं था कि ये चोरी वोरी का माल है या फिर इसके पास टाइटल नहीं है और वो गुड फेथ में खरीद रहा था, उसके राइट्स के साथ तो उल्लंघन हो रहा है, उसकी राइट्स तो जा रही है। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाए? तो according to the act provide the following exceptions to the doctrine which seeks to protect the interest of the bona fide buyer। समझे? मतलब बोनाफाइड जो बायर होगा, मतलब जो पर्सन एक्टिंग इन अ गुड फेथ होगा, उसके राइट्स को बचाने के लिए कुछ एक्सेप्शंस इस प्रोविजन के बनाए गए हैं। तो एक एक करके देखेंगे। सेक्शन 27 बात करते हैं सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। मतलब अगर प्रिंसिपल के बिहाफ में कोई एजेंट सेल कर रहा है तो एजेंट के पास ओनरशिप तो नहीं होती, प्रिंसिपल के पास होती है ओनरशिप, एजेंट के पास ओनरशिप नहीं होती। देन ऑल्सो अगर एजेंट जो है प्रिंसिपल के बिहाफ में सेल कर रहा है तो जो बायर है उसको गुड टाइटल मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, where a mercantile agent is with the consent of the owner in possession of the goods or of a document of title to the goods, any sale made by him when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent shall be valid, and if he has been expressly authorized by the owner of the goods to make the same, provided that the buyer act in a good faith and has not at the time of the contract of the sale that the seller has no authority to sell। सिंपल सी बात है, अगर मान लो ए, बी और सी तीन लोग हैं, ए जो है वो प्रिंसिपल है, ठीक है, बी जो है वो एजेंट है, ठीक है, और सी जो है वो बायर। तो सी बी से बाय कर रहा है परचेस, ए ने ऑथोराइज किया है बी को,
ऑथोराइज किया किसको, बी को, कि तू मेरे बिहाफ में बेच, जा मेरा सामान बेच। उसने पोजेशन दे दी गुड्स की, पोजेशन मतलब ए ने अपने गुड्स बी के हाथ में दे दिया और बोले जा मेरे बिहाफ में तो इसको बेच, और बी जो है वो सी जो है वो बी से खरीद लिया। तो अगर सी जो है गुड फेथ में खरीद रहा है और सी को ये बात पता भी नहीं थी कि ये तो एजेंट है, सी को ये बात नहीं पता थी वो एजेंट है, और वो गुड फेथ में उस गुड्स को खरीद लिया, तो सी को क्या मिल गया, गुड टाइटल मिल गया। गुड टाइटल मतलब सी जो परचेस कर लिया अब उसको किसी को वापस नहीं करना पड़ेगा, बाद में ए जो है वो सी को किसी भी प्रकार से क्लेम नहीं कर सकता कि बी को मैंने नहीं बोला था, या बी ये है वो है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोल सकता। सी को गुड टाइटल मिल गया मतलब मिल गया। तो अगर कोई मर्केंटाइल एजेंट से आप सामान खरीद रहे हो तो बाद में प्रिंसिपल आपके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, आपको गुड टाइटल मिल गया, वो गुड्स आपका है, ऑल राइट रिजर्व्ड है, अपना गुड्स आप अपने पास रखो और चैन से अपनी जिंदगी जियो। ठीक है, तो मर्केंटाइल एजेंट से आप खरीदोगे सामान तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको गुड टाइटल मिल जाएगा, पर प्रोवाइडेड कि आप गुड फेथ में खरीद रहे हो। ठीक है, बायर जो है वो गुड फेथ में खरीद रहा है। तो देखो एग्जांपल देखो, F the owner of a car deliver it to H a mercantile agent for the sale at not less than 20,000 रुपए। H sold a car for 15,000 to K who bought it in a good faith and without notice of any fraud। H misappropriated the money। F sued to recover the car from K, held that H was in possession of the car with F's consent for the purpose of sale। K obtained a good title of that। तो देखो F एक बंदा है जिसने अपनी कार, ये क्या है देखो भैया, इतनी गंदी कार बना रहे हो आप, ये देखो ये अपनी कार किसको बेच दी, एच को। ठीक है, एफ एक बंदा है जिसने अपनी कार किसको, सॉरी एच को पोजेशन दे दिया, एच को क्या दे दिया, पोजेशन दे दिया कार का, और ये कौन है, एजेंट है, मर्केंटाइल एजेंट है। बोला कि इसको सेल कर देना पर 20,000 से कम में मत बेचना, 20,000 से ज्यादा में ही बेचना, 20,000 या उससे ज्यादा में बेचना, कम में मत बेचना। एच ने के को कार सेल कर दी, सेल, ठीक है, सोल्ड लिख देता हूं यहां पर, सोल्ड, कार सोल्ड कर दी कितने में, 15,000 रुपए में। और एच ने जो पैसा 15,000 मिला उसको मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, मिस अप्रोप्रिएट मतलब घपला करने की कोशिश किया, फ्रॉड करने की कोशिश किया। के को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, के को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। बाद में एफ ने के ऊपर केस ठोक दिया फॉर द रिकवरी ऑफ कार, फॉर द रिकवरी ऑफ कार, एफ ने के ऊपर केस ठोक दिया फॉर द रिकवरी ऑफ कार। तो हेल्ड डेट के जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज के लिए, के को आइडिया नहीं था, के ने गुड फेथ में कार खरीदी थी, एच मर्केंटाइल एजेंट था, एच को एफ ने ही ऑर्डर दिया था बेचने के लिए। तो सारी प्रोविजन जो है वो सेक्शन नंबर 27 की एप्लीकेबल है यहां पर। तो के को गुड टाइटल मिल गया है, के कार वापस नहीं करेगा, के कार वापस नहीं करेगा, समझ गए मेरी बात। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेल्ड बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, सेल्ड बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर मतलब कभी कभी क्या होता है, किसी प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर होते हैं, मान लो एक घर है जिसके 3 ओनर है, एक कार है जिसके 2 ओनर है, तो कई बार जॉइंट ओनर्स होते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सेक्शन 28 उसके ऊपर बात करता है, इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर ऑफ गुड हैज द सोल पोजेशन ऑफ देम बाय परमिशन ऑफ द को ओनर, ओके, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन हु बायज देम of such joint owner in a good faith and has not at the time of contract of the sale noticed that the seller has no authority to sell, where there is a contract for the sale of ascertain goods, no property in the goods is transferred to the buyer unless and until the goods are ascertained। सिंपल सी बात है, मान लो एक कार है, मान लो एक घर है, एक घर है, ठीक है, ये खिड़की है, ये दरवाजा है, ठीक है, और इसके 3 ओनर है, ए बी और सी, ठीक है, 3 ओनर है। अब मान लो ए ने बिना बी और सी को बताए इसको डी को सेल कर दिया, इस घर को डी को सेल कर दिया। अब बाद में बी और सी को पता चला कि अरे ए ने तो हमारा घर बेच दिया, हम लोग तीनों जॉइंट ओनर थे आने, तो उन्होंने डी को क्लेम किया कि घर वापस कर, डी को क्लेम किया कि घर वापस कर। अब डी जो है वो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डी जो है घर वापस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस बंदे ने गुड फेथ में खरीदा था, इसको आइडिया नहीं था कि ए के पास अथॉरिटी नहीं है, इसको आइडिया नहीं था कि ए के पास अथॉरिटी नहीं है सेल करने की। ठीक है, ए के पास अथॉरिटी कब आती, जब वो बी और सी से डिस्कस करता कि चलो सेल करते हैं, ठीक है, पर उसके पास अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है सेल करने की, पर देन ऑल्सो डी को ये बात थोड़ी पता थी, डी को ये बात पता थी क्या कि ए के पास अथॉरिटी नहीं सेल करने की, डी तो भाई गुड फेथ में खरीदा कि नहीं ए बेच रहा है मतलब उसके पास अथॉरिटी होगी, ए वन ऑफ द ओनर में से है घर के, तो डी ने खरीद लिया, तो डी को क्या मिल गया, गुड टाइटल मिल गया, डी वापस नहीं करेगा घर, बात खत्म। ठीक है, और नीचे लाइन में तुम सोचो कि भैया असर्टेन ने क्या क्या दिया है, तो वो सिंपल यही चीज बोल रहा है कि अगर गुड्स इस सिचुएशन में अनअसर्टेन होते हैं तो पहले उसको असर्टेन करो तभी गुड टाइटल ट्रांसफर होगा। ठीक है, अनअसर्टेन गुड्स अगर है तो उसको असर्टेन करो तभी गुड टाइटल ट्रांसफर होगा। ये तो हम लोग ऊपर भी पढ़ के हैं कि अनअसर्टेन गुड जब तक असर्टेन होकर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आ जाते तब तक गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। देखो, ABC are 3 joint owner of a car which is with B with the consent of A and C। ABC तीनों joint owner है कार के,
बी wrongfully sold the car to D without any knowledge and authority of remaining partner. बी ने क्या किया, कार को बेच दिया बिना ए और सी से पूछे, बी ने कार को बेच दिया बिना ए और सी से पूछे. डी इन गुड फेथ purchased the car and paid the price there. After taking the delivery, the property in the goods stand transferred to D despite that B is not the owner of the car. ठीक है, तो B ने क्या किया, wrongfully बेच दिया कार को बिना A और C से पूछे, और D को बेचा तो D को गुड टाइटल मिल गया. क्यों? क्योंकि D ने गुड फेथ में खरीदा है कार, तो द प्रॉपर्टी इन द गुड्स स्टैंड ट्रांसफर टू D. तो यही मान लिया जाएगा कि D को ओनरशिप ट्रांसफर हो गई क्योंकि उसने क्या किया, गुड फेथ में इसको परचेज किया है. समझ में आई बात? चलो आगे देखो. नेक्स्ट बोल रहा है सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये इनमें से कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उस सिचुएशन में अगर किसी बंदे के पास गुड टाइटल नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या इनमें से किसी चीज का यूज किया और कॉन्ट्रैक्ट किसी भी रीजन की वजह से वॉइडेबल है, किसी भी रीजन की वजह से वॉइडेबल है, उस सिचुएशन में अगर वो गुड्स को रीसेल कर दे किसी थर्ड पार्टी को तो क्या होगा, सेक्शन 29 उसके ऊपर बात करता है. तो देखो, व्हेन द सेलर ऑफ द गुड्स हैज ऑब्टेन्ड पोजेशन देयरऑफ under a contract voidable under section 19 of the section 19 of the Indian Contract Act 1872. मतलब किसी भी तरीके से उसने पोजेशन जो लिए गुड्स की वो इस प्रकार लिए कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है. अब वो फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोवर्जन कुछ भी हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है. बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट रिसाइंडेड एट द टाइम ऑफ द सेल. बट अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड किया नहीं गया है, जो एग्रीव्ड पार्टी वो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड की नहीं है, और उस बंदा वो बंदा जो है वो गुड को अगर किसी को सेल कर देता है, किसी को सेल कर देता है, the buyer acquire a good title of the good provided he buys them in a good faith without the notice of the seller's defect. तो सिंपल सी बात, मान लो फिर से ए, बी और सी तीन लोग हैं. बी ने बंदूक की नोक पर ए से कुछ गुड्स परचेज कर लिए, बी ने बंदूक की नोक पर ए से कुछ गुड्स परचेज कर लिए, इसको मैं क्या बोलता हूँ, कोवर्जन बोलता हूँ, ठीक है. और उसने उस गुड्स को सी को सेल कर दिया, उसने उस गुड्स को सी को सेल कर दिया, और सेल करने के बाद ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया. क्यों? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ के आए ना, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी. तो ए एग्रीव्ड पार्टी था, उसने बाद में कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया. कब? सेल होने के बाद. तो अभी इस सिचुएशन में सी से उसका गुड्स वापस नहीं लिया जाएगा, सी से उसका गुड्स वापस नहीं लिया जाएगा. क्यों? क्योंकि सी जो है अगर गुड फेथ में खरीदा है और उसको बी के इस कोवर्जन वाले मैटर के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसने गुड फेथ में परचेज किया है, तो इस सिचुएशन में सी का गुड टाइटल माना जाएगा और उससे गुड्स को वापस नहीं लिया जाएगा. ठीक है, देखो, ए परचेज अ मोबाइल सेट फ्रॉम बी बाय फ्रॉड. ठीक है, A has avoidable title to the mobile set at the option of the B before B could resign the contract. Resigned मतलब कैंसिल करेगा कॉन्ट्रैक्ट को. A sold the same to C who purchased it from A in a good faith and without the knowledge of fraud by A and paid for it. C has a good title. सिंपल सी बात है, A ने परचेज किया एक मोबाइल सेट B से बाय फ्रॉड. ठीक है, तो अब बताओ, फ्रॉड से परचेज किया मतलब B जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल है, बी के हाथों में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, जब चाहे तब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है. लेकिन उसके पहले ए ने इस मोबाइल को सी को सेल कर दिया और सी ने उसके लिए पेमेंट भी कर दी, तो ये माना जाएगा कि सी को गुड टाइटल मिल गया है, सी को अब वो मोबाइल वापस नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब ये तुम लोगों का जो टेंशन था ना कि भैया अगर मैं मोबाइल परचेस कर लिया किसी चोर से तो क्या करूं, है ना, तो ये देखो उसका सॉल्यूशन यहाँ पर है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, तो इस सिचुएशन में तुमको गुड टाइटल मिल जाएगा, टेंशन मत लो. नेक्स्ट है सेलर और बायर इन पोजीशन आफ्टर सेल. ठीक है, तो देखो इसके अंदर तुमको दो टाइप की एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी, तो दोनों एक्सप्लेनेशन हम लोग ध्यान से समझेंगे. देखो, वेयर अ पर्सन हैविंग सोल्ड गुड्स कंटिन्यूज और इन पोजीशन ऑफ द गुड्स और ऑफ द वेयर अ पर्सन हैविंग सोल्ड गुड्स कंटिन्यूअस और इन पोजीशन ऑफ द गुड्स or of the document of title of the goods, delivery or transfer by dead person or by mercantile agent acting for him for the goods or document of the title under any sale, pledge or other disposition thereof to any person receiving the same in a good faith or without notice of the previous sale shall have the same effect as if the person making the delivery to transfer were expressly authorized by the owner of the goods have to make the same. अब बोलो कुछ नहीं समझ में आया. देखो सिंपल सी बात है, मान लो ए के पास कुछ गुड्स थे और उसने बी के साथ उसको सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सेल का कॉन्ट्रैक्ट उसने कर लिया, लेकिन बाद में सी ने आके बोला ए को कि भाई तू मेरे को बेच दे, मैं तेरे को अच्छा प्राइस दूंगा. मतलब उसको बी वाले में नहीं पता था, बस सी ने ऑफर किया अच्छा प्राइस, सी ने बी से अच्छा प्राइस ऑफर किया, तो ए ने बी को बिना बताए सी को जो गुड्स बेच दिए, सी को गुड्स बेच दिए बी को बिना बताए सी को. तो अब ये माना जाएगा, अब देखो ये गुड्स ऑलरेडी बी को बिक चुके थे, ऑलरेडी ये गुड्स बी को बिक चुके थे, लेकिन उसको अच्छा प्राइस मिल रहा था ए को, तो उसने सी को पकड़ा दिया. अब वो क्या सोचा होगा अपने दिमाग में कि मैं बी को क्या बोलूंगा वो नहीं पता, पर उसने सी को पकड़ा दिया गुड्स. तो ये माना जाएगा कि सी को क्या मिल गया, गुड टाइटल मिल गया. सी को क्या मिल गया, गुड टाइटल मिल गया. क्यों? क्योंकि सी जो है वो गुड फेथ में खरीदा है, सी जो है वो गुड फेथ में खरीदा है इस चीज को. एग्जाम्पल,
A sells his BlackBerry mobile to B. He promised to deliver the same after 1 week. However, A instead of delivering to B sold it to C, who purchases from A in a good faith and paid the price. C gets a good title. तो वही बात है, A ने B को अपना BlackBerry का फोन बेच दिया, A ने B को अपना BlackBerry का फोन बेच दिया, लेकिन बाद में C एक अच्छा प्राइस ऑफर किया A को, तो A ने B को ना देते हुए उसको C को बेच दिया, B को ना देते हुए उसको C को बेच दिया। तो अब ये माना जाएगा कि C जो है वो गुड टाइटल ले लिया। तो बोलोगे अब तुम लोग भैया B का क्या होगा, बी तो बेचारा फंस गया ना, तो बी अब जो है वो क्लेम करेगा, डैमेजेस वगैरह क्लेम करेगा, पेनाल्टी ए से, ठीक है, पेनाल्टी तो नहीं करेगा, ऑफ कोर्स पेनाल्टी बहुत हार्श होती है, डैमेजेस वगैरह ए से क्लेम जरूर करेगा वो, ठीक है। इसी का सेकंड एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है कि वेयर अ पर्सन हैविंग बॉट और एग्रीड टू बाय गुड्स ऑब्टेन विद द कंसेंट ऑफ द सेलर पोजेशन ऑफ द गुड्स और द डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल, ठीक है, द डिलीवरी और ट्रांसफर बाय डेड पर्सन और बाय मर्केंटाइल एजेंट एक्टिंग फॉर हिम ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अंडर एनी सेल प्लेज और अदर डिस्पोजिशन देयरऑफ टू एनी पर्सन रिसीविंग द सेम इन गुड फेथ और विदाउट द नोटिस ऑफ एनी लीन और अदर राइट ऑफ ओरिजिनल सेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स सेल हैव इफेक्ट एज इफ सच लीन और राइट डज नॉट एक्सीड। सिंपल सी बात है, मान लो इसका एग्जांपल देखो, फिर से एबीसी का एग्जांपल लेते हैं। तो बी ने ए से कुछ गुड्स परचेज किए, बी ने ए से गुड्स परचेज किए या एग्री किया कि मैं परचेज करूंगा, एग्री किया, एग्रीमेंट टू सेल किया, एग्रीमेंट टू सेल किया, ठीक है, ए ने बी के साथ, और ए की कंसेंट के साथ, मतलब ए से परमिशन लिया कि क्या मैं गुड्स का पोजेशन ले सकता हूं, उसने पोजेशन ले लिए गुड्स के। अब बी के पास क्या है, बी के पास पोजेशन है, बी के पास पोजेशन है। अब बी ने क्या किया, उन गुड्स को सी को सेल कर दिया, अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। तुम एक बात को समझो, अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, लेकिन उसने क्या किया, सेल कर दिया सी को, सेल कर दिया सी को, तो हेल्ड डेट ये माना जाएगा। अब देखो यहां पर पेमेंट नहीं हुई है, ओनरशिप ट्रांसफर भी नहीं हुई है। अगर बी डिफॉल्ट करता है, अगर बी डिफॉल्ट करता है, मान लो करता है, वैसे नहीं करेगा पर मान लो करता है, तो ए क्या करेगा, राइट ऑफ लीन लगाएगा, राइट ऑफ लीन या फिर राइट ऑफ स्टॉपेज या फिर एक्सरसाइज करेगा अपने जो भी राइट्स है। देखो अनपेड सेलर के राइट्स हमको अभी आगे पढ़ना है। ए जो है अगर वो अनपेड सेलर बना तो वो क्या क्या राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है अगेंस्ट द पर्सन और अगेंस्ट द गुड्स, वो हमको आगे पढ़ना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आया तो उस सिचुएशन में ए जो है सी के पास भाग के नहीं जा सकता कि मेरे गुड्स से चल वापस कर, बी के पास तो ओनरशिप थी नहीं तो बी कैसे बेच दिया। क्या बोलता है ये वाला रूल, क्या बोलता है कि नो वन कैन गिव बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ है। तो बी के पास तो टाइटल ही नहीं था गुड्स का, ओनरशिप ही नहीं थी, ठीक है, पर उसने सी को बेच दिया, तो सी के पास गुड टाइटल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सी जो है वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है। सी जो है वो ये देखो यहां पर लिखा है, ठीक है, कहां है गुड फेथ, ये देखो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, तो इसलिए सी के पास बेटर टाइटल आ जाएगा। ऑल्दो बी ने पेमेंट नहीं की है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, देन ऑल्सो सी के पास क्या आ जाएगा, गुड टाइटल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं था, विदाउट द नोटिस ऑफ एनी लीन और अदर राइट ऑफ द ओरिजिनल सेलर, उसको ओरिजिनल सेलर का राइट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। किसको, सी को, हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग सी को ए के राइट के बारे में कोई आइडिया नहीं था, उसको लगा बी ओनर है, उसको क्या लगा बी ही ओनर है और उसने परचेस कर लिया, ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या मिल जाएगा, सी को गुड टाइटल मिल जाएगा। तो ऐसे देखो बायर्स को ऐसे बचाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल बाय एस्टॉपल, ये भी सेक्शन 27 के अंदर डिफाइंड है। वेयर द ओनर बाय हिज कंडक्ट और ओमिशन लीड्स टू द बायर टू बिलीव दैट द सेलर हैज अथॉरिटी टू सेल, he is stopped from denying the fact afterwards, the buyer thus gets a better title than the seller। सिंपल सी बात है, मान लो कि देखो ए बी सी तीन लोग खड़े थे, ठीक है भैया, ए बी सी का एग्जांपल लेते हो, देखो सेम एग्जांपल लूंगा तो तुमको हर चीज के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा कि पिछला वाला इस वाले से क्या डिफरेंट है। ए बी सी तीनों खड़े थे, बी जो है वो सेल कर रहा था, बी जो है वो सेल कर रहा था किसको, सी को सेल कर रहा था, पर बी के पास टाइटल नहीं थे, बी के पास टाइटल नहीं थे, पर ए भी वहां पर खड़ा था और बी ने बोला अरे यही तो मेरे को बोला है बेचने के लिए, तू टेंशन मत ले, सी को पता है कि गुड्स ए के है ना, पर सी बोला तो तू कैसे बेच रहा है, सी को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में नॉलेज था, उसने बी को बोला तू कैसे बेच सकता है जब ए के गुड्स है, तो बी बोला अरे तू ए से पूछ ले, ए बता गुड्स 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 में बेच सकता हूं ना, ए कुछ नहीं बोला, ए नहीं भी नहीं बोला, ए हाँ भी नहीं बोला, ए कुछ नहीं बोला, तो सी क्या मान लेगा कि हाँ ए ने बोला है बी को गुड्स बेचने के लिए, सी तो यही मानेगा ना, क्योंकि ए कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो सी क्या मानेगा कि हाँ ए ने बोला है बी को गुड्स बेचने के लिए, और अगर वो गुड्स को खरीद लेता है तो इसको गुड टाइटल मिल जाएगा। बाद में ए क्लेम नहीं कर सकता कि मैं तो कुछ बोला ही नहीं था, मैं तो कुछ बोला नहीं, तू क्यों खरीदा, मैं तो कुछ बोला ही नहीं था, ऐसा ए नहीं बोल सकता बाद में, समझ में बात, ऐसा ए बाद में नहीं बोल सकता। तो देखो ए टेल्स बी इन द प्रेजेंस ऑफ सी दैट ए इज द एजेंट ऑफ सी, ठीक है, ए ने बी को बोला, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सी कि ए जो है वो सी का एजेंट है, ठीक है, सी मेंटेन साइलेंस इंस्टेड ऑफ डिनाइंग, सी ने कुछ नहीं बोला, सी शांत था, ठीक है। लेटर इफ ए सेल सी गुड्स टू बी,
सी कैन नॉट डिस्प्यूट बी टाइटल टू द गुड्स। सिंपल सी बात है, अगर बाद में ए ने गुड्स बेच दिए बी को, तो सी जो है वो कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल मतलब क्या होता है कि तुम सामने खड़े होकर कुछ ऐसी हरकत कर रहे हो जिससे सामने वाली पार्टी को समझ में आ रहा है कि तुम जो है वो एग्री कर रहे हो, तुम जो है वो एग्री कर रहे हो, तुम ऐसी कोई हरकत कर रहे हो खड़े होकर वहां पर। समझ में आई बात? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? बायस्टॉपल। तो बायस्टॉपल मतलब तुमने कोई ऐसी हरकत कर दी जिससे सामने वाली पार्टी को भरोसा हो गया कि नहीं यार ये एग्री कर रहा है इस चीज को, तो बाद में तुम क्लेम नहीं कर सकते, सी को गुड टाइटल मिल जाएगा। हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग सी को, और इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग बी को गुड टाइटल मिल जाएगा। ठीक है। सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स। अब एक बात बताओ, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक फाइंडर ऑफ गुड्स का प्रोविजन पढ़े थे कि तुमको एक कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट डाल देती है। ठीक है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। उसमें तुमको गवर्नमेंट डाल देती है जिसमें अगर तुमको वॉलेट गिरा हुआ मिला तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम उसके ओरिजिनल ओनर को ढूंढो और वॉलेट को वापस करो। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक प्रोविजन है, देखो। Under section 169 of Indian Contract Act, if a finder of lost goods could not reasonably find the true owner or the true owner refuses to pay the lawful charges to the finder of lost goods। पहला सिचुएशन ये है कि अगर, देखो एक सेकेंड, देखो अब पहला सिचुएशन ये है कि या तो जो आदमी जिसको वॉलेट मिला ओरिजिनल ओनर को ढूंढ ही नहीं पाया, ठीक है, और दूसरा सिचुएशन ये है कि जो ओरिजिनल ओनर को ढूंढा वो बोल रहा है कि मैं तेरे को चार्जेस पे नहीं करूंगा। भाई मैं इतना ढूंढा, तेरे को 100 रुपए का टेम्पो भाड़ा लगा, मेरा इतना टाइम लगा, मेरे को पैसा दे, कंपनसेशन दे तेरा वॉलेट ढूंढने का। वो बोला मैं नहीं दूंगा। तो उस सिचुएशन में द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स कैन सेल द गुड्स व्हेन द गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर। अब वॉलेट के एग्जांपल यहां नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वो गुड्स पेरिशेबल इन नेचर मतलब मेरे को गिरा हुआ ब्रेड का पैकेट मिल गया, या मेरे को गिरा हुआ बादाम, काजू बादाम एकदम मस्त बहुत सारा मिल गया जिसका वर्थ बहुत ज्यादा 5-5 हजार का काजू बादाम है वो। ठीक है, तो इतना सारा चीज मेरे को मिल गया जो कि पेरिशेबल नेचर का आइटम है, मतलब कुछ समय के बाद वो चीजें खराब हो जाएगी। ठीक है, और व्हेन द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स अमाउंट्स टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू। सिंपल सी बात है, देखो एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मेरे को 9,000 के गुड्स मिले जो कि पेरिशेबल नेचर के, 9,000 के गुड्स मिले पेरिशेबल नेचर के। तो अगर मेरे को ओनर मिल ही नहीं रहा है तो मैं इस गुड्स को सेल कर सकता हूं। ठीक है, और सेल करके जो भी प्रोसीड्स मिलेंगे उसको अपने पास रख लूंगा। बाद में मेरे को ओनर मिला तो मैं अपने जो लीगल चार्जेस है उसको माइनस करके, ठीक है, उसके लीगल चार्जेस को माइनस करके बचे हुए कुछ पैसे गुड्स को, ओनर ऑफ द गुड्स को दे दूंगा। दूसरा सिचुएशन, अगर मैं ओनर को ढूंढते इस गुड्स की कॉस्ट का 2/3 या उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया हूं। इस गुड्स का 2/3 कितना होगा? 9,000 इंटू 2/3। ठीक है, तो 3 3 9 3 6, 6,000 या उससे ज्यादा का मेरा खर्चा हो गया पर मेरे को ओनर मिल ही नहीं रहा है। तो उस सिचुएशन में भी मैं गुड्स को सेल कर सकता हूं और पैसे अपने पास रख सकता हूं। अब मेरे को इस सिचुएशन में उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ऑलरेडी 9,000 का 2/3 खर्चा हो चुका है। ठीक है, तो अब मेरे को उस सिचुएशन में इसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पर बाई चांस अगर मेरे पास कितने का गुड्स बचा? 3,000, मान लो 4-5 हजार में बिक गया, तब फिर इन सिचुएशन में 3,000 से जो एक्स्ट्रा अमाउंट है यानी 2,000 वो मेरे को उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होती है तुम्हारी प्रोविजन। मतलब अगर तुमको पेरिशेबल नेचर का कोई आइटम गिरा हुआ रोड पे मिला है तो तुम ओनर को ढूंढोगे, अगर वो लीगल चार्जेस नहीं दे रहा है और पेरिशेबल नेचर का आइटम है तो तुम उसको सेल कर दोगे। अगर ओनर नहीं मिल रहा है तो भी तुम उसको सेल कर दोगे, और अगर 2/3 से ज्यादा एक्सपेंडिचर तुम कर दिए हो या 2/3 एक्सपेंडिचर कर दिए हो तो भी तुम उसको सेल कर सकते हो। तुम्हारे पास ये राइट है। तुम्हारे पास ओनरशिप नहीं है पर तुमको ये राइट गवर्नमेंट ने दे दिया। गवर्नमेंट ने दे दिया कि तुम कब कब सेल कर सकते हो? 3 सिचुएशन में। पहला, यू कैन नॉट एबल टू फाइंड द ट्रू ओनर। ठीक है, दूसरा, ट्रू ओनर रिफ्यूज टू पे द लॉफुल चार्जेस, और तीसरा, अगर तुम 2/3 से ज्यादा अमाउंट या 2/3 अमाउंट खर्चा कर चुके हो ऑलरेडी ओरिजिनल ओनर को ढूंढने में। ठीक है, तो इस सिचुएशन में तुम सेल कर सकते हो विदाउट हैविंग टाइटल ऑफ द गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट, sale by official receiver or signee. In case of insolvency of any individual, his official receiver, liquidator of the company can sell the goods and buyer can get the good title. सिंपल सी बात है, जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती, लिक्विडेट हो जाती, या कोई आदमी लिक्विडेट इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट मतलब भिखमंगा हो जाता है, तो उसके बाद कोर्ट असाइन करती है एक लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर मतलब एक बंदा होता है जो सारे एसेट्स को सेल करता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे लायबिलिटी को पे करता है। तो अब उसके पास टाइटल नहीं है। क्यों नहीं है उसके पास? उसके पास गुड टाइटल नहीं है क्योंकि ओनर कौन है? वो आदमी जो इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन फिर भी वो गुड्स को बेच सकता है। ठीक है, और जो बंदा खरीदेगा उसको क्या मिल जाएगा? गुड टाइटल मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो ये प्रोविजन हमारा हो गया। ठीक है, कि अगर तुम्हारे पास गुड टाइटल नहीं है तो तुम गुड्स को नहीं बेच सकते, पर कुछ इसके एक्सेप्शंस हमने पढ़ लिए हैं, तो इसको तुम लोग अच्छे से रिवाइज करना। और नेक्स्ट टॉपिक अब हमको पढ़ना है कंडीशन एंड वारंटीज। ठीक है, तो कंडीशन एंड वारंटी में देखो, अब हम इसको आपको मतलब बताते हैं होता क्या है। कंडीशन का मतलब क्या होता है, वारंटी का मतलब क्या होता है। कंडीशन मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का जो मेन पर्पस है वो क्या होता है? कंडीशन होता है। पर वारंटी क्या होता है? वारंटी मतलब होता है कोलैटरल टू द मेन पर्पस।
मतलब एक मेन पर्पस तो है, उसके साथ एक जुड़ी हुई बहुत जरूरी चीज, उसके साथ एक जुड़ी हुई बहुत जरूरी चीज। जैसे तुम मिक्सी खरीदते हो तो मिक्सी तुम्हारा मेन पर्पस है, पर उसके अंदर जो तुम्हारा मोटर लगा हुआ है वो कोलैटरल है। मोटर खराब हो गया तो पूरी मिक्सी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो मोटर के ऊपर तुमको क्या मिलती? वारंटी मिलती 5 साल की। मिक्सी के मोटर के ऊपर तुमको 5 साल की वारंटी मिलती कि अगर खराब हुई तो हम आपको उसको बना के देंगे। तो वो क्या है? वारंटी है। कंडीशन क्या है? मेन पर्पस है। पर वारंटी क्या है? कोलैटरल टू द मेन पर्पस होता है। तो देखो डेफिनेशन देखो, a stipulation in a contract of sale with reference to goods which are the subject thereof may be a condition or a warranty। stipulation मतलब क्या होता है? कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट की बहुत जरूरी है, तो वो क्या होता है? स्टिपुलेशन का मीनिंग होता है रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है, ठीक है, वो तुम्हारी क्या होती है? कंडीशन और वारंटी कुछ भी हो सकती है। पर वो कब कंडीशन होगी, कब वारंटी होगी? तो देखो, अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है, मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का रिक्वायरमेंट होता है। अगर उसके अगेंस्ट में कुछ गलत काम किए, अगर उसके अगेंस्ट में अगर कंडीशन फुलफिलमेंट नहीं किए तो कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो सकता है। अब भैया हो सकता है क्यों बोल रहे हो? हो जाएगा बोलो ना। नहीं, तुमको आगे पढ़ाऊंगा। हो सकता है, वो भी बायर के हाथ में, बायर के हाथ में किया जा भी सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। देखो, और वारंटी क्या होता है? कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज वारंटी? कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उससे कोलैटरल चलेगी, ठीक है। द ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू द क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स और ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। इसका ब्रीच अगर करोगे तो क्या राइट मिलेगा तुमको? कि तुम डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। क्या क्लेम कर सकते हो? डैमेजेस। ऊपर वाले में तुम कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कैंसिल कर सकते थे, पर यहां तुम कैंसिल नहीं कर सकते, यहां पर तुम सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। वारंटी के केस में तुम क्या कर सकते हो? सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, ठीक है। Or whether a stipulation in a contract of sale is a condition of warranty depend in each case on the construction of the contract। A stipulation may be a condition through called warranty in a contract। तो सिंपल सी बात है, बोल रहा है केस टू केस डिपेंड करेगा, बोल रहा है केस टू केस डिपेंड करेगा कि तुम कंडीशन, तुम्हारी कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या वारंटी है। पर कुछ केसेस में कंडीशन को एज अ वारंटी भी ट्रीट किया जा सकता है। समझ में आई बात? देखो, अब बेसिक डिफरेंस बिटवीन हम पढ़ेंगे कंडीशन और वारंटी के बीच में। तो कंडीशन क्या होता है? मेन पर्पस टू द कॉन्ट्रैक्ट, जबकि वारंटी क्या होता है? कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट किया जा सकता है, पर अगर वारंटी फुलफिल नहीं हुई तो यू कैन ओनली हैज द राइट टू क्लेम द डैमेजेस, ठीक है। अगर अब देखो, ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। कंडीशन को आप एज अ वारंटी भी ट्रीट कर सकते हो, किस किस सिचुएशन में आगे पढ़ेंगे। कंडीशन को आप ब्रीच ऑफ वारंटी भी ट्रीट कर सकते हो, लेकिन वारंटी को आप ब्रीच ऑफ कंडीशन कभी भी ट्रीट नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? अब आगे हम लोगों को देखना है कंडीशन और वारंटी में भी आइदर एक्सप्रेस और इंप्लाइड। मतलब कंडीशन और वारंटी एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट में लिख के बकायदा बताया जाएगा कि नहीं कंडीशन और वारंटी है, और इंप्लाइड मतलब जब मान लिया जाता है कि कंडीशन और वारंटी डिफॉल्ट केस में है। तो देखो, देखो, व्हेन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड फॉर देम, एक्सप्रेसली मतलब बताया जाएगा, नोन एज एक्सप्रेस कंडीशन ऑफ वारंटी। और इंप्लाइड कंडीशन ऑफ वारंटी क्या होता है? आर इनकॉर्पोरेटेड इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस द सर्कमस्टेंसेस शो अ डिफरेंट इंटेंशन। तो इंप्लाइड मतलब क्या होता है? वो रहेगा ही डिफॉल्ट केस में। मतलब इंप्लाइड मतलब मान लिया जाता है, एक्सप्रेस मतलब बताया जाता है बकायदा, पर इंप्लाइड मतलब मान लिया जाता है कि ये कंडीशन ऑफ वारंटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, मतलब है। तो देखो, टाइप्स ऑफ इंप्लाइड कंडीशन ऑफ वारंटी अब हमको देखना है। तो पहले इंप्लाइड कंडीशन देखेंगे। कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू सैंपल, एज टू डिस्क्रिप्शन, सैंपल एज टू फिटनेस एंड क्वालिटी, मर्केंटेबिलिटी और होलसमनेस, ठीक है। तो इतने होते हैं। तो पहला है कंडीशन एज टू टाइटल। तो देखो, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज अ इंप्लाइड कंडीशन दैट द सेलर हैज द राइट टू सेल द गुड्स। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशन एज टू टाइटल। इफ अ पर्सन सेल गुड्स विदाउट हैविंग द टाइटल to it, the buyer is entitled to reject the goods and can recover the purchase price of the seller। सिंपल सी बात है भाई, जब तुम दुकान में परचेस करने गए हो, कोई सामान तुम दुकान में परचेस करने गए हो, तो तुम क्या मान के चल रहे हो कि दुकानदार के पास उस गुड्स का ओनरशिप है, उस गुड्स का टाइटल है दुकानदार के पास, तभी तो वो बेच रहा है। नहीं तो वो कैसे बेच देगा? बाई चांस अगर उसके पास गुड टाइटल नहीं है तो उस सिचुएशन में जो बायर है उस गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है और परचेस प्राइस को वापस से क्लेम कर सकता है, ठीक है। पर ये चीज डिफॉल्ट केस में मान ली जाएगी कि इफ द पर्सन, ये देखो, सेलर हैज द राइट टू सेल द गुड्स। सेलर के पास राइट है उस गुड्स को सेल करने का, चाहे वो मर्केंटाइल एजेंट हो
है ना, और चाहे वो खुद ओनर हो पर उसके पास राइट है गुड्स को सेल करने का, मतलब उसके पास गुड टाइटल है। तो पहला कंडीशन वही है कि डिफॉल्ट केस में मान लिया जाता है कि हम जो गुड्स परचेस करने गए उस बंदा जो बेच रहा है उसके पास खुद के पास टाइटल है गुड्स को सेल करने का। दूसरा है कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन मतलब तुम लोगों को पता है डिस्क्रिप्शन मतलब जैसा डिस्क्राइब किया गया था, डिस्क्रिप्शन मतलब जैसा डिस्क्राइब किया गया था। तो देखो where goods are sold by description there is a implied condition that the goods shall correspond with the description. If they are not, the buyer may reject them or accept them and claim the damages. ठीक है, तो अगर तुमको डिस्क्रिप्शन देने के बाद गुड्स सेल किया जा रहा है, मतलब तुमको पहले बता दिया था कि गुड्स ऐसे 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 होंगे, और उसके बाद अगर गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, अगर गुड्स जैसा डिस्क्राइब किया गया था वैसे नहीं है, तो उस सिचुएशन में इधर यू कैन रिजेक्ट द होल गुड्स और यू कैन एक्सेप्ट द गुड्स बट ऑल्सो यू कैन क्लेम द डैमेजेस फॉर द सेम। मतलब आप उस गुड्स को रिजेक्ट भी कर सकते हो, उसके बाद आप उसमें डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, मतलब या तो आप रिजेक्ट कर दो गुड्स को और या तो आप एक्सेप्ट कर लो, लेकिन आपको जो डैमेज हुआ है उसको आप क्लेम कर लो। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, A wants to sell his typewriter. He says to B, an intention buying who has not seen the machine, that it is a brand new machine. B agrees to purchase it. On delivery, B finds that the machine is old and repaired. B can repudiate the contract or return the machine to A and claim the damages. सिंपल सी बात है, A ने अपना टाइपराइटर बेचने की इच्छा जताई और B जो है उसने खरीदने की इच्छा जताई। ए बोला बी को ब्रांड न्यू टाइपराइटर है, ए क्या बोला बी को ब्रांड न्यू टाइपराइटर है, तू खरीद के तो देख मजा आ जाएगा तेरे को। बी ने टाइपराइटर खरीद लिया, ए ने बी को टाइपराइटर डिलीवर किया, बी ने देखा कि भाई टाइपराइटर ओल्ड है और रिपेयर्ड है मतलब वो खराब हो गया था, उसको रिपेयर करके दिया गया। तो बी जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, इवन बी कैन क्लेम द डैमेजेस। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशन एज टू सैंपल। मतलब अगर तुमको अगर सैंपल दिखा के बेचा गया है, पहले तुमको सैंपल दिखा दिया गया था, अब तुमको बेचा गया है, और अगर तुम्हारे गुड्स एज पर सैंपल नहीं है, अगर तुम्हारे गुड्स एज पर सैंपल नहीं है, यू कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, when goods are sold by sample there is an implied condition that the bulk of the goods shall correspond with the sample. सिंपल सी बात है, सैंपल के एज इट इज रहने चाहिए, जो गुड्स तुम्हारे बल्क में आ रहे हैं वो एज इट इज सैंपल होने चाहिए। बायर शैल हैज अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर द बल्क विद द सैंपल, और बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो सैंपल और जो बल्क आया है वो दोनों को मैच करके देखे कि दोनों सेम है कि नहीं, जो सैंपल और जो बल्क आया है वो दोनों सेम है कि नहीं वो चेक कर सकता है। ठीक है, और दैट द गुड शैल बी फ्री फ्रॉम लेटेंट डिफेक्ट, और गुड जो है वो लेटेंट डिफेक्ट से वो नहीं थी। अब भैया लेटेंट डिफेक्ट क्या होता है? लेटेंट डिफेक्ट मतलब ऐसे डिफेक्ट जो आपको आंखों से अपने नेकेड आइज से नहीं दिख रहे, मतलब अंदरूनी डिफेक्ट्स जो आपको नेकेड आइज से आपके नहीं दिखते। ठीक है, डिफेक्ट विच आर नॉट डिस्कवरेबल और रीजनेबली एग्जामिनेशन, तो ऐसे डिफेक्ट उसके अंदर नहीं होने चाहिए जो कि मेरे को आंखों से नहीं दिख रहे। जैसे मान लो मेरे को बोरिया भर भर के आई, तो ऊपर की 4 बोरी अच्छी है पर नीचे की सारी बोरी जो है उसमें फंगस लगा हुआ है, तो ऐसा लेटेंट डिफेक्ट नहीं होना चाहिए चावल अगर मैं ऑर्डर किया हो तो सेल बाय सैंपल के केस में भी सैंपल के जैसे सेम टू सेम होना चाहिए। बायर के पास राइट होना चाहिए कि वो सैंपल और एक्चुअल को मिला के देख सके, और कोई भी लेटेंट डिफेक्ट उसमें नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज हुई तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो जाएगा। ठीक है, रेपुडिएट मतलब कैंसिल हो जाएगा। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, अब इसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है फ्लैट का, मैं पहले भी बताया था कि वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन देयर इज अ इंप्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल कॉरस्पॉन्ड विद बोथ सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। इफ द गुड्स सप्लाइड कॉरस्पॉन्ड ओनली विद द सैंपल एंड नॉट विद द डिस्क्रिप्शन और वाइस वर्सा, द बायर इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स। सिंपल सी बात है, सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों, डिस्क्रिप्शन बताया गया था, सैंपल दिखाया गया था। अगर गुड्स सैंपल की तरह रहा पर डिस्क्रिप्शन की तरह नहीं रहा, या डिस्क्रिप्शन की तरह रहा पर सैंपल की तरह नहीं रहा, दोनों भी सिचुएशन में बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स एंड इवन क्लेम द डैमेजेस। ठीक है, अगर उसको कोई डैमेज हुआ तो डैमेज भी क्लेम कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों की तरह रहना चाहिए, मतलब डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए उसमें, सैंपल भी होना चाहिए, तभी जो है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, A cells undertake to supply 100 tons of Java sugar warranted to be equal to the sample. The sugar when supplied correspond to the sample, but it is not Java sugar. The buyer can repudiate. तो A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 100 टन ऑफ जावा शुगर बेचेगा एज पर सैंपल, मतलब उसको सैंपल भेजा और बोला जावा शुगर दूंगा। अब जब वो सप्लाई किया तो भाई सैंपल की तरह सेम था शुगर जो था वो सेम था सैंपल की तरह, बट वो जावा शुगर नहीं था, वो जावा शुगर नहीं था। तो इस सिचुएशन में बी क्या कर सकता है? रेपुडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, बायर जो है वो रेपुडिएट कर सकता है। नेक्स्ट है कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी, कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। तो एज अ जनरल रूल इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज अ इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ द आर्टिकल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। इफ द बायर्स ड्यूटी to select the goods of his requirement, if subsequently the goods are found unsuitable for the purpose, the seller will not be responsible, but there is an implied condition as to quality and fitness of goods for the purpose of the buyer under the following condition: when the buyer has made known to seller the particular purpose
और buyer depend upon sale and judgment of seller and the consent of the buyer was obtained by the seller by fraud or misrepresentation। तो भाई डिफॉल्ट केस में ये माना जाएगा कि जो बायर है उसको पता है कि उसके लिए क्या चीज है, क्वालिटी और फिटनेस। अब देख बात बताओ, एक बायर आया जो शुगर पेशेंट है और वो बोला भाई मेरे को स्वीट दे दे, मिठाई वाले को बोला स्वीट दे दे, तो भाई मिठाई वाला तो स्वीट दे देगा ना उसको। अब उस स्वीट को खा के उसकी डेथ हो गई, क्यों? क्योंकि उसको शुगर था। ठीक है, तो अभी इस सिचुएशन में सेलर कुछ नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि बायर को शुगर था, उसको पता है कि उसको मीठा नहीं खाना चाहिए। बट इन 3 सर्कमस्टेंसेस, अगर ये 3 केसेस हुए तो सिचुएशन में सेलर इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिटनेस। ठीक है, फॉर द क्वालिटी एंड फिटनेस। कौन सी कंडीशन? कंडीशन नंबर 1, जब सेलर ने अपना पर्टिकुलर पर्पस बता दिया, मतलब जब वो दुकानदार के पास गया, मिठाई वाले के पास, और बोला मेरे को शुगर है, मेरे को शुगर फ्री मिठाइयां दो, तो सिचुएशन में सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। और जो बायर है वो सेलर की स्किल और जजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, जो बायर है वो सेलर की स्किल और जजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है इस चीज के लिए। और तीसरा, अगर सेलर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, अगर सेलर क्या है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो इन 3 सिचुएशन में सेलर इज गोइंग टू बी हेल्ड लायबल। ठीक है, कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी में। ठीक है, बाकी डिफॉल्ट केस ये है कि बायर को पता है कि उसके लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, तो वो अपने हिसाब से खरीदारी करेगा। पर अगर 3 सिचुएशन रही, ये कि वो पर्टिकुलर पर्पस बता दे रहा है सेलर को, और वो उसकी स्किल और जजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो सेलर है वो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है या कोई एक्टिव कंसीलमेंट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में सेलर इज गोइंग टू बी हेल्ड लायबल। कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। तो मर्केंटेबिलिटी मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेबिलिटी इन द मार्केट, मतलब मार्केट का क्या स्टैंडर्ड है। मर्केंटेबिलिटी मतलब मार्केट का स्टैंडर्ड। ठीक है, तो देखो मर्केंटेबिलिटी मींस एक्सेप्टेबिलिटी इन मार्केट। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज अ इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स परचेज आर ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, मतलब मार्केट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, जो गुड्स मैं परचेज कर रहा हूं वो मार्केट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, a watch that will not keep time and a pen that will not write cannot be regarded mercantability। तो mercantability क्या बोलती है कि अगर मैं घड़ी खरीद रहा हूं तो उसमें टाइम दिखेगा, अगर मैं पेन खरीद रहा हूं तो वो चलेगी। ठीक है, पर अगर वो नहीं चल रही है तो वो मर्केंटेबल क्वालिटी की नहीं है, उसमें मार्केट का स्टैंडर्ड नहीं सूट हो रहा है। मार्केट का स्टैंडर्ड क्या है? घड़ी मतलब टाइम, पेन मतलब लिखाई। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज में नहीं है तो मर्केंटेबल क्वालिटी की नहीं है। तो कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी वही बोलता है कि जब तुम गुड्स परचेस कर रहे हो तो डिफॉल्ट केस में माना जा रहा है कि वो गुड्स जो तुम परचेस कर रहे हो वो मार्केट के स्टैंडर्ड को मैच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशन एज टू होलसमनेस। अब होलसमनेस में अंदर जो है वो तुम्हारे खाने पीने के पदार्थ आते हैं। होलसमनेस मतलब खाने पीने के पदार्थ। तो देखो दिस कंडीशन इज इम्प्लाइड ओनली इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ, ओहो चल जा, eatables or provision। In such cases, the goods supplied must not only answer to description and be merchantable, but also by wholesomeness। ठीक है, in other words, the goods must be free from any defect which make to unfit for human consumption। तो खाने पीने का आइटम जब तुम परचेस करने जाते हो, तो अगर तुम डेयरी वाले के पास गए और तुम ब्रेड परचेस करने गए हो और वो तुमको ब्रेड दे रहा है, तुम बोले भैया 20 रुपए वाली ब्रेड दे दो, 20 रुपए का अगर वो तुमको ब्रेड दे रहा है तो डिफॉल्ट केस में माना जाएगा कि वो तुमको फ्रेश ब्रेड दे रहा है, क्योंकि ब्रेड की जनरली 1 या 2 दिन एक्सपायरी होती है, 1-2 दिन में एक्सपायर हो जाता है क्योंकि उसमें फंगस लग जाता है। तो भाई डिफॉल्ट केस में तुम यही मान के चलोगे कि वो जो तुमको ब्रेड दे रहा है वो होलसमनेस है, मतलब वो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। अगर वो तुमको नहीं दे रहा है तो भाई वो उसकी गलती है, सेलर की गलती है। क्यों? क्योंकि तुम तो यही मान के चल रहे हो ना कि भाई वो होलसमनेस वाला गुड्स ही तुमको देगा, ऐसा चीज देगा जो तुम खा सकते हो, जो चीज एक्सपायरी डेट नहीं हुई है। ठीक है, तो तुम बोलोगे भैया नहीं ये तो बाहर की गलती ना, बाहर को एक्सपायरी चेक करना चाहिए था। और मान ले वो पन्नी में देता है तो पन्नी में बस बांध के दे देता है, वो दूध को ऐसे पन्नी में बस बांध के देता है, तुमको क्या पता दूध 2-3-4 दिन पुराना है और उस दूध से तुमको बीमारी हो जाए, कोई बड़ी सीवियर बीमारी हो जाए क्योंकि उसमें फंगस लगा था। तो इसीलिए डिफॉल्ट केस में कंडीशन एज टू होलसमनेस में माना जाता है कि जो तुमको गुड सप्लाई हो रहे हैं खाने पीने के पदार्थ वो क्या है, फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। अब इंप्लाइड वारंटी तुमको पढ़नी है 4। तो देखो इंप्लाइड वारंटी पहली क्या होती है? वारंटी फॉर क्राइट पोजेशन, वारंटी फॉर फ्रीडम फ्रॉम encumbrances, warranty as to fitness और warranty for disclosing the dangerous nature of the goods। तो देखो in a contract of sale there is an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods in case, ओहो चल जा, in case of the buyer it is any way disturbed he has a right to sue the seller for damages। such a situation arises when the seller टाइटल टू गुड्स इज डिफेक्टिव। सिंपल सी बात है भाई, जब तुम गुड्स परचेज कर रहे हो तो ऑफ कोर्स ही बात है कि पोजीशन तुमको गुड पोजीशन मिल जाएगा उस गुड का। ठीक है, बाद में तुमको कोई पोक करने आने नहीं चाहिए कि जैसे मान लो तुमने मोबाइल खरीदा, ठीक है, किसी बंदे से तुमने मोबाइल खरीदा तो बाद में तुमको कोई दूसरा बंदा कोई थर्ड पार्टी आके बोल रहा है ये तो मेरा मोबाइल है, ये तो चोरी का मोबाइल है, ये तो ये मोबाइल है, वो मोबाइल है, ऐसा मोबाइल है। तो इस सिचुएशन में वारंटी फॉर क्वाइट पोजीशन मतलब तुम ये चीज मान के चल रहे हो कि तुम जिससे खरीद रहे हो वो तुमको एक गुड टाइटल प्रोवाइड कर सकता है, वो तुमको एक गुड टाइटल प्रोवाइड कर सकता है।
have enjoy a quiet possession of the goods. In case of buyer is in any way disturbed, he has a right to sue the seller for damages. Such a situation arise when the seller title is good. और सिंपल सी बात है, अगर तुमको कोई ऐसी दिक्कत आई कि पब्लिक प्लेस में खड़े होकर कोई आदमी तुमको आके बोल रहे है तो मेरा मोबाइल है, तू चोरी किया है, बोले तुम बोलोगे मैं चोरी नहीं किया हूं, मैं तो भाई उससे परचेज किया हूं, तो बोलेगा नहीं, तो तुम्हारी इज्जत गई दांव पे, तुम्हारे ऊपर लांछन लगाया गया, भरे मार्केट में सारे बाजार में तुम्हारे ऊपर उंगली उठा दी कि तुम चोर हो, ठीक है, बट तुम तो किसी से परचेज किया बकायदा पैसा देके। तो इस सिचुएशन में यू कैन क्लेम द सेलर फॉर द डैमेजेस। और ये कब अराइज होगा, जब सेलर के पास खुद के पास टाइटल नहीं था। ये सिचुएशन कब आएगी, जब सेलर के पास खुद गुड टाइटल नहीं था, तभी वो सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। Warranty for freedom of encumbrances. There is an implied warranty on the part of the seller that the goods shall be free from any charge or encumbrances in a favor of any third party, that there is a breach of this implied. Wait a minute. हाँ, तो देखो मैं क्या बोल रहा था, गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस। भाई सिंपल सी बात है, जैसे मान लो मैं तुमको कोई सा गुड्स सेल कर रहा हूँ, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स है पे मूवेबल प्रॉपर्टीज आती है, तो भाई वो जो गुड्स मैं परचेस कर रहा हूँ, मैं ये चीज मान के चलूंगा डिफॉल्ट केस में कि उस गुड्स के ऊपर कोई चार्जेस वार्जेस नहीं है। चार्जेस मतलब तुम उसको गिरवी नहीं रखे हो। जैसे मान लो कार अगर मैं किसी की खरीद रहा हूं तो मैं मान के चल रहा हूं कि कार अब मेरी हो गई, अब उसके ऊपर कोई चार्जेस वार्जेस नहीं है, कोई लोन के अगेंस्ट में कार नहीं है। और अगर ऐसा है, पहली बात तो मैं यही मानूंगा नहीं है, और अगर ऐसा है वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ द इंप्लाइड वारंटी, द रेमेडी ऑफ द बायर इज टू सू फॉर द डैमेजेस। तो तुमको जो भी डैमेजेस होंगे, जो भी तुमसे मान लो तुम लोन वोन लेके रखे हो और तुमको उसके अगेंस्ट में कोई चार्जेस वगैरह आ रहे हैं, तो यू कैन क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम द सेलर, ठीक है। पर पहले तो डिफॉल्ट केस में इंप्लाइड वारंटी क्या है, इंप्लाइड वारंटी ये कि उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है। Warranty as to fitness. An implied warranty or condition as to quality or fitness for particular purpose may be annexed by the usage of trade. सिंपल सी बात है भाई, गुड इज फिट फॉर कंजम्पशन, ये चीज वारंटेड रहती है, ठीक है। अब इसमें कोई वो बात नहीं है। यूजेज ऑफ ट्रेड मतलब नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिसेस से भाई जो भी परचेजर है, जो बायर है ना, वो ये चीज मान के चलेगा कि दिस गुड इज फिट फॉर द कंजम्पशन, ठीक है। तो दिस इज वारंटी एज टू फिटनेस। और वारंटी एज टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। सिंपल सी बात है, द थर्ड implied warranty on the part of seller is that in case of the goods sold are of dangerous nature, he must warn the ignorant buyer of the probable danger. If there is a breach of this warranty, the buyer is entitled to claim the compensation of the injuries caused by him. तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर गुड्स जो तुम परचेस कर रहे हो वो किसी प्रकार से डेंजरस नेचर का है, जो गुड्स तुम परचेस कर रहे हो किसी भी प्रकार से डेंजरस नेचर का, तो बायर जो सेलर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो बायर को बताए कि भाई ये गुड्स डेंजरस नेचर का है, इसको हैंडल विथ केयर। हैंडल विथ केयर ये डेंजरस नेचर का तुम्हारे लिए हो सकता है। जैसे अब मान लो जो तुम आयरन रॉड जानते हो जिससे पानी गर्म होता है ना, तो उसका डेंजरस नेचर क्या होता है कि अगर तुम उसको एक लेवल रहता है, उस लेवल से कम अगर पानी भरे रहोगे तो चांसेस होते हैं कि वो ब्लास्ट हो जाएगा। और मान लो कोई बच्चा खरीदने गया है, आयरन रॉड अपने पीजी में रहता है यूज करने के लिए, ठीक है, पानी गर्म करने का, तो यहाँ पर सेलर को बताना चाहिए कि भैया जहां तक उसका मार्क है वहां तक, या फिर वो जो बॉक्स रहता है वो बॉक्स में देखना पीछे फोटो बने रहती है, फोटो में दिखा रहता है इतना पानी भरोगे तो क्रॉस, इतना पानी भरोगे तो क्रॉस, यहां तक पानी भरोगे ओके डन है। मतलब ये रॉड पूरा पानी में डूबा हुआ होना चाहिए, ठीक है, यूज करने के लिए रॉड पूरा पानी में। तो ये क्या कर रहा है, जो सेलर है, जो सेलर मैन्युफैक्चरर है, वो तुमको ऑलरेडी डब्बे में फोटो बना के डेंजरस नेचर ऑफ द प्रोडक्ट बता दिया कि अगर तुम पूरा नहीं भरे उस मार तक तो ये आयरन रॉड फट सकता है, ठीक है, गर्म होने के बाद, हीट होने के बाद फट सकता है। तो इसीलिए तुमको, तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुमको डेंजरस नेचर ऑफ द गुड बताना होगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर द कंडीशन एंड वारंटी, इंप्लाइड कंडीशन एंड इंप्लाइड वारंटी, ठीक है। होप सो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, एग्जांपल दे दे कि इसलिए हम समझाते हैं। नेक्स्ट हमको परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से कंटिन्यू करना है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं तुम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।